हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। लास्ट क्लास में हमने बच्चों स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया हुआ था? एंजाइम। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर समझ में आ गया है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक। आगे क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की जो एक्टिविटी को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, यहाँ दिया हुआ है हमें। टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या? सबस्ट्रेट। ठीक है, बात करते हैं टेम्परेचर एंड पीएच की। क्या होता है बच्चों, क्या होता है? जो एंजाइम है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर या फिक्स पीएच पर ही सबसे ज्यादा अपनी एक्टिविटी शो करता है, हाईएस्ट एक्टिविटी। उस टेम्परेचर को ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, इसको हम आपको ग्राफ से समझाते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है फिगर 9.7 में। यहाँ एंजाइम एक्टिविटी है, ये पीएच है, और ये यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इस पीएच को, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पीएच को और इस टेम्परेचर को, जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा और जो यहाँ पर पीएच होगी, वो उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, एंजाइम टू एंजाइम वेरी करते हैं बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, अगर टेम्परेचर कम होगा उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? प्रिजर्व हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा? प्रिजर्व हो जाएगा। और टेम्परेचर हाई होगा तो एंजाइम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया है? इजी है। आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तीसरा जो फैक्टर है इफेक्ट करता है, क्या होता है जब जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट की, स्टार्टिंग में तो रिएक्शन तेज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग जब होती है रिएक्शन की और उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहते हैं हम, तो वो रिएक्शन तेज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद रिएक्शन की स्पीड जो है वैसी की वैसी रह जाती है। क्या होता है ये देखिए, यहाँ हमें इस में समझाया गया है इसको। जैसे जैसे हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एस, और ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसकी स्पीड एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो हमने सबस्ट्रेट इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, यहाँ पर जाकर के इस पोर्शन पर जाकर के इंक्रीज करने के बाद भी ये ऐसे नहीं गया, ऐसे नहीं गया, इंक्रीज नहीं हुआ। तो किस लिए नहीं हुआ, ये बात हम यहाँ पर पैराग्राफ में आपको समझाएंगे कि जो जितने नंबर ऑफ एंजाइम वहां पर थे, उन सभी के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होने से सबस्ट्रेट जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो गए हैं, और जो एंजाइम है वो कम अमाउंट में रह गए हैं। इस वजह से जितने भी एंजाइम है सभी ऑक्यूपाइड है, सभी के पास काम है, सभी के पास सबस्ट्रेट है, वो दूसरों के साथ बाइंड नहीं कर सकते, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जो ज्यादा अमाउंट में पड़े हैं, इसलिए उनकी मैक्सिमम वर्क एफिशिएंसी वहां पर आ जाती है। ठीक है, इसलिए वो वी मैक्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गए हैं? इसको एक एग्जांपल के रूप में हम ये लेते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में 4 कर्मचारी हैं, यानी कि 4 एंजाइम हैं, और हम पहले कस्टमर को भेजते हैं, वो एक के पास चला गया, दूसरा गया दूसरे के पास चला गया, तीसरा तीसरे के पास चला गया, और चौथा जो है कस्टमर, वो फोर्थ जो बैंक कर्मचारी है उसके पास चला गया। अगर हम फिफ्थ को भेजते हैं तो वो किसके पास जाएगा? वो काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ जो सबस्ट्रेट है या हमारा कस्टमर है,
वो किसी एंजाइम के पास जुड़ ही नहीं पाएगा, किसी बैंक कर्मचारी के पास जा ही नहीं पाएगा, तो उसका काम वहीं पे रुक जाएगा। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होगी वो 4 ही बंदे 4 बंदों के साथ कर सकेंगे। समझ में आ गई है? 4 बैंक कर्मचारी है जो वो 4 ही जो कस्टमर हैं उनके साथ अपना काम कर सकेंगे, उनका काम कंप्लीट कर सकेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? समझ में आ गई है? इसको थोड़ा-सा रब कर देते हैं। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेकर के हमने आपको यहाँ पर समझाया है बच्चों। ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? इन्हिबिटर। और क्या है इन्हिबिटर, क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। इनहिबिट करना, रोकना, ठीक है, रुकावट पैदा करना। वो केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, शट डाउन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? इनहिबिटर। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहिबिशन। ठीक है, ध्यान है। केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम्स को रोकते हैं। ठीक है, यहाँ एक टर्म दिया हुआ है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। वो क्या होते हैं? वो केमिकल ऐसे होते हैं बच्चों जो सबस्ट्रेट जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट जैसी स्ट्रक्चर रिजेंबल, ठीक है, उस जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उन केमिकल्स को क्या कहा गया है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नेट में आ चुका है, ध्यान देंगे, समझ में आ रही है? मतलब स्ट्रक्चर एक जैसी है, जैसे हमारा डमी फोन होता है। ठीक है, हम कहीं पे भी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? फोन दिखाइए। तो काफी कॉस्टली फोन्स जो होते हैं उनके डमी वहां पर रखे होते हैं, बोले सर ऐसा होगा। ठीक है, मान लीजिए दोनों ही फोन साथ में रखे हैं और डमी बिल्कुल एग्जैक्ट उस जैसा लग रहा है, और गलती गलती में हम डमी फोन को ले लेते हैं, तो क्या हम उससे बात कर सकेंगे? क्या वो काम करने देगा? नहीं। ठीक है, नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? डमी होते हैं, स्ट्रक्चर में एक जैसे लगते हैं, किसके? सबस्ट्रेट के। तो वो क्या करते हैं? एंजाइम पर जाकर के खुद बाइंड हो जाते हैं और वो काम करने से रोक देते हैं उनको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बच्चों। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलेनेट। ठीक है, ये याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। क्या कौन इनहिबिटर है? मेलेनेट। मेलेनेट की जो स्ट्रक्चर है वो सक्सिनेट जैसी दिखती है, तो वो सक्सिनेट की जगह जाकर के इस एंजाइम से चिपक जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ जाकर के लग जाता है एक्टिव साइट पर और उसका काम रोक देता है। ठीक है, इसका इनका कुछ फायदा भी होता है बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। जो हमारे बैक्टीरियल पैथोजन है बच्चों, उनको रोकने के लिए, उनकी एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकने के लिए वहां पर भी काम आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स को बच्चों 6 क्लासेस में बांटा गया है। ठीक है, और उनकी सब क्लासेस भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं करनी है। 6 क्लासेस हैं, हमें जस्ट उसको एक बार ओवरथ्रो करना है। ठीक है, जो पहली क्लास है कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लगना या उसका अलग हो जाना। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है एस सबस्ट्रेट और एच डैश, ये देखिए इसके ऊपर डैश लगा हुआ है ना। ठीक है, इसका यहाँ पर रिडक्टेज रिड्यूस हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेज, लेकिन ये यहाँ पर जाकर के बदल गया। ठीक है, समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई है बच्चों। ठीक है, तो उसमें जो हेल्प करते हैं एंजाइम, उनको क्या कहा गया है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफेरेज एंजाइम, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर, ट्रांसफेरेज में मतलब ट्रांसफर करना। ये एंजाइम क्या करते हैं? एक सबस्ट्रेट के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ S के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, G से डिनोट किया हुआ है, लेकिन जब एंजाइम जब
रिएक्शन कंप्लीट हुई तो एंजाइम ने ये ग्रुप हमारा एस डैश के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, एस डैश के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, समझ में आ गई है। ये ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, अदर देन हाइड्रोजन, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिसिस एंजाइम, तीसरी कैटेगरी है, तीसरी क्लास है, ठीक है। कौन सी? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम में क्या है? हाइड्रो का क्या मतलब? पानी। पानी डालने से क्या होता है? पानी डालने से जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कैटालाइसिस जो एंजाइम जैसे कि उनको कैटालाइज करना, हाइड्रोलाइज करना, एस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड्स को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ये सब बॉन्ड को, कार्बन कार्बन बॉन्ड को, ठीक है, फॉस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड को, इनको हाइड्रोलाइज करना यानी कि इनके अंदर वाटर डाल करके इसको तोड़ना, ठीक है, समझ में आ गई। लाइज एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिमूवल करते हैं ग्रुप का, जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है। ये दो ग्रुप्स हैं जो इनको रिमूव कर दिया, अलग कर दिया और डबल बॉन्ड बना दिया, एक्सेप्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वाटर ना ऐड करके दूसरी तरीके से इनके ग्रुप्स को हटाना और डबल बॉन्ड बना देना, ठीक है। इजी कैरेक्टर्स हैं बच्चों याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरेज, आइसोमेरेज नाम से ही शो कर रहा है, क्या करना? आइसोमर बना देना, पोजीशन चेंज कर देना उसकी, ठीक है, एलिमेंट की या मॉलिक्यूल की, जिससे कि वो उसका आइसोमर बन जाए, समझ में आ गई। लाइगेज, लाइगेज का क्या मतलब होता है? जोड़ना, लिंक करना, लिंक टुगेदर, दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ना या ऑक्सीजन कार्बन सल्फर को जोड़ना, कार्बन नाइट्रोजन को जोड़ना या फॉस्फेट ऑक्सीजन को जोड़ना, ठीक है। 6 क्लासेस हैं, पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको ओवरथ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का, इनके नाम लिखने हो सकते हैं या इनकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे बात करते हैं कोफैक्टर्स, हम इसको कोफैक्टर्स को बच्चों 3 स्टार दे रहे हैं, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। हमें पता है जैसे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी कोफैक्टर की बिना काम नहीं कर सकते। कोफैक्टर्स यानी अभी बताएंगे कोफैक्टर क्या होता है, ऐसी चीजें होती हैं जिनके बिना कुछ एंजाइम अपना काम नहीं कर सकते, कैटालिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते, जब वो कोफैक्टर उस एंजाइम के साथ लग जाते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ समझाते हैं इसको, मान लीजिए ये एंजाइम है और ये कोई कोफैक्टर है और कोफैक्टर उसको क्या कर देगा? एक्टिव एंजाइम बना देगा, ठीक है। क्या है? ये एंजाइम है, क्या ये एंजाइम है और ये कोफैक्टर है, ये क्या करता है इसके साथ? इसको क्या कर देता है? एक्टिव एंजाइम बना देता है, ठीक है। एंजाइम के अंदर, एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको क्या कहा गया है? एपो एंजाइम, ई का मतलब एंजाइम, याद रखिएगा, ठीक है। जो प्रोटीन पोर्शन होता है, ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है, इस कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक है। हमें एपो एंजाइम के बारे में पता चल चुका है। अब बात करेंगे हम कोफैक्टर की। 3 टाइप के कोफैक्टर्स हैं बच्चों, कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप है पहला, सेकंड है कोएंजाइम एंड थर्ड है मेटल आयंस। यहाँ सेकंड कोएंजाइम है बच्चों, कोएंजाइम और कोफैक्टर में डिफरेंस रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कोएंजाइम जो है वो एक टाइप का कोफैक्टर है। नीट के टाइम, एग्जाम के टाइम कई बार हमें ध्यान नहीं रहता या जल्दी जल्दी में हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला कौन सा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा कौन सा है? कोएंजाइम, और तीसरा है मेटल आयन, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में यहाँ पर हमें दिया गया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एपो एंजाइम के साथ
बहुत टाइटली जुड़ा होता है। प्लस प्लस कर रहा हूं मैं, बहुत टाइटली जुड़ा होता है पी से प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ठीक है। पहले टाइप का कोएंजाइम है ये और कोफैक्टर है ये, ध्यान रखेंगे। पहले टाइप का कोफैक्टर है ये, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है बच्चों। ठीक है, जो हमारा एंजाइम है परऑक्सीडेज, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में चेंज करता है। इसमें एक एंजाइम में हिम ग्रुप लगा होता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है। किसमें लगा हुआ है, पेरोक्सीडेज एंजाइम में। ठीक है, पेरोक्सीडेज एंजाइम में जब हिम ग्रुप लग जाएगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम में जब हिम ग्रुप बन जाएगा, लग जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में बदल देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हिम क्या चीज, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी हिम लगा हुआ है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है बच्चों, याद रखेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है। ठीक है, दूसरे बात करते हैं, दूसरा कोफैक्टर कौन सा है हमारा, कोएंजाइम। यहाँ इसको कोएंजाइम को CO से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, CO ये भी एपो एंजाइम के साथ जुड़ा होता है और ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन इसको हम छोटा प्लस लगा रहे हैं, सिर्फ छोटा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये जो बाउंडेशन है वो थोड़ी देर के लिए होती है, ट्रांजिशन बाउंड, मतलब क्षणिक भर के लिए, थोड़ी देर के लिए बाउंड करता है। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली विटामिन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, मोस्टली विटामिन होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, जो निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है और NADP है, इसके अंदर विटामिन नियासिन होता है। विटामिन नियासिन के बिना ये एंजाइम काम नहीं कर सकता। ठीक है, विटामिन नियासिन कहाँ होता है, विटामिन नियासिन जो है वो होता है हमारा निकोटिन अमाइड डाई एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड में, NAD और या NADP में। ठीक है, याद रखेंगे। या हमें क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा कोएंजाइम है, तो ऑप्शन में नियासिन दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। या इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, नियासिन क्या है, कोएंजाइम है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये किसके साथ होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो NAD और NADP के साथ। ठीक है, यानी कि निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा हमारा कोफैक्टर भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा कोफैक्टर कौन सा है, मेटल आयन को हम M से डिनोट करते हैं, तीसरा। ठीक है, इनमें कोई भी मेटल आयन हो सकता है जो एंजाइम के साथ लग जाए और उसको एक्टिव बना दे। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम्स कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या दिया हुआ है, जिंक जो है वो किसके साथ लगा होता है, कौन से एंजाइम में लगा होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम में लगा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कोफैक्टर्स वाला है, काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं नेट में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसके बारे में अच्छे से आ सकता है। ठीक है, याद रखना है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है उन एंजाइम में जिनमें की कोफैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी एंजाइम्स में कोफैक्टर की जरूरत होती है, लेकिन जिन एंजाइम्स के अंदर उसको एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है, तो वहां उसकी रिक्वायरमेंट काफी होती है, उसके बिना वो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है आज। कोई भी डाउट हो पूरे चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है
सर्वोची क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नीट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या हमारी वीडियोस हो वो वहां पर मिलते रहे आपको। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।